हाय गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस देखिए, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। चित्र और डायोग्राम का प्रयोग करते हुए चलेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और गाइस तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे जिससे आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। चलिए गाइस चलते हैं, आज देखते हैं भारतीय संसद के बारे में। इसके बाद फिर गाइस क्विज लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे और देखेंगे कि आपको कितना याद हुआ और कितना छूट गया। चलिए गाइस चलते हैं, आज देखते हैं अपन भारतीय संसद के बारे में। इसके बारे में गाइस थोड़ी सा आगे के बारे में आगे बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमारी जो भारतीय संसद है वो दो स्तरों में विभाजित है। हमने बताया था गाइस हमारे यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है गाइस। एक संघ होता है और एक राज्य स्तर होता है कि नहीं है ना। तो देखिए, हम विधायिका है, क्या है गाइस, हमारे यहाँ क्या होती है, एक विधायिका होती है जो विधि का निर्माण करती है जिससे गाइस कोई भी कानून बनाया जाता है। तो यह राज्य स्तर पर भी बनता है गाइस, और एक होती है संघ स्तर पर। वो बताया था ना, कुछ सूची ऐसी होती है जो राज्य सूची होती है, जो राज्यों पर राज्य कानून बनाता है, मुख्यमंत्री लोग बनाते हैं। और कुछ ऐसी होती है जो कि गाइस ऊपर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गाइस जो संसद के द्वारा बनता है, ठीक है ना। तो गाइस ये संसदीय व्यवस्था गाइस दो स्तर पर होती है, एक कौन सी, संघात्मक और एक राज्य स्तर पर, ठीक है ना। तो गाइस यदि हम देखें विधायिका, संघीय विधायिका को ही हम क्या कहते हैं गाइस, संसद कहते हैं। और गाइस जो राज्य की विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। अब इस संसद के भी तीन स्तंभ होते हैं, तीन अंग होते हैं मुख्य। वो कौन से होते हैं गाइस, तो देखिए वो होते हैं राज्यसभा और गाइस राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों के मिलने से ही क्या होता है, कोई भी कानून बनता है और पारित होता है गाइस। और इन्हीं से मतलब विधि का निर्माण किया जाता है। और कार्यपालिका फिर जब विधि का निर्माण हो जाता है तो फिर कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और जो भी प्रॉब्लम आती है तो न्यायपालिका देखती है। हमने ये बताया था आपको, ठीक है ना। ये विधायिका हम पढ़ रहे हैं, विधायिका गाइस दोनों स्तर पर होती है, राज्य स्तर और संघ दोनों स्तर पर। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं गाइस, इसमें तो हमने देख लिए कि गाइस संसद के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इसी प्रकार गाइस यदि हम देखें तो राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, जिस प्रकार गाइस संघ स्तर पर संसद होती है। इसके बाद देखिए, इसके हमने गाइस तीन स्तंभ देखे तो इसके भी तीन स्तंभ होते हैं। लेकिन गाइस इसमें अर्जेंट रूप से सभी राज्यों में पाए जाने वाले दो स्तर ही होते हैं, दो ही होते हैं, दो पार्ट। कौन से, विधानसभा सभी राज्यों में पाई जाती है और राज्यपाल सभी राज्यों में पाया जाता है। इसके बाद किसी गाइस राज्यों में, 7 राज्यों में यहाँ पे हमारे अभी देश में विधान परिषद का निर्माण हो चुका है। विधान परिषद जरूरी नहीं होता है कि हर एक राज्य में हो, क्योंकि ये गाइस उस राज्य पर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। क्योंकि गाइस विधान परिषद कहीं ना कहीं विधानसभा की ही सहायता के लिए होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों पार्ट, ठीक है ना। राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, और संघ स्तर पर देखा हमने, संसद पर देखा कौन सा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सो गाइस राष्ट्रपति के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, क्यूज वाइज था, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लगाए हुए थे और उसमें गाइस सारे क्वेश्चन इसमें आ गए थे, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा, जो कि संसद के पार्ट हैं। और हमारे गाइस MPPSC सिलेबस में संसद के बारे में दिया हुआ है, टॉपिक था, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे एक लेक्चर पार्ट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए गाइस देखते हैं भारतीय संसद के बारे में। तो हमने कौन कौन से स्तंभ बताए थे, इसके 3 स्तंभ बताए थे। कौन से, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। हम इसमें अंतर के रूप में पढ़ेंगे, एक दूसरे पर डिफरेंस निकालते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम लॉन्ग टाइम तक इन दोनों को अच्छे से याद रख पाएँ। चलिए गाइस देखते हैं। देखिए गाइस, भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद के 3 स्तंभ कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। इसके बाद देखिए राज्यसभा की जो बात कही गई है वो किस अनुच्छेद में कही गई है, तो वो 80 अनुच्छेद में कही गई है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का गाइस वर्णन कहाँ मिलता है, 52 में मिलता है। 52 से लेकर गाइस 61 तक के, इसमें गाइस चुनाव से लेकर के 61 में क्या है, महाभियोग तक की, और 60 में शपथ के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाते हुए गाइस
लगाए थे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे। देखिए लोकसभा का वर्णन हमें मिलता है 81वें अनुच्छेद में। तो गाइस राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 में। ठीक, इसके चलिए गाइस सदस्यों की बात कर लेते हैं। इसमें गाइस लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं। तो देखिए राज्यसभा के यदि हम सदस्यों की बात करें तो 250 होते हैं। अधिकतम सदस्य की बता रहे हैं हम इसको। और इसमें अधिकतम सदस्यों की बात करें तो कितने 552 सदस्य होते हैं, मतलब कि 550 प्लस 2 552 सदस्य होते हैं। और इसमें कितने 250 होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अधिकतम सदस्य दोनों की बात की है। अभी वर्तमान में कितने हैं वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए 550 में से गई 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों की गई, जो हम राज्य में विधानसभा बताई थी ना, वहीं से आते हैं 238 सदस्य। और गई 12 सदस्य ऐसे होते हैं 250 में से जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं गई, मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य ऐसे होते हैं गई जो कि कला क्षेत्र में निपुण हो, कला के रूप में, साहित्य के रूप में, जो गई खिलाड़ी के रूप में, उनको गई राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। आई होप आप मनोनीत करता है, कौन करता है गाइस, राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, यहाँ पे 552 सदस्य बताए और 2 सदस्य हमने एक्स्ट्रा क्यों लिखे हैं, इसमें 552 इकट्ठे क्यों नहीं लिखे हैं, इसका भी कारण यही है। तो देखिए 550 तो गाइस कहाँ से आते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यों के द्वारा, लोकसभा का चुनाव होता है ना स्ववयस्क मताधिकार द्वारा। तो इसमें गई विधानसभा से नहीं आती, इसमें विधानसभा से आ रहे थे, लेकिन इसमें सीधे जनता चुनकर भेजती है। ये 550 सदस्यों को, और 2 सदस्य गई राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता था। यहाँ गई कितने सदस्य मनोनीत करता था राष्ट्रपति, यहाँ 12 सदस्य मनोनीत करता था। लेकिन यहाँ इसकी बात करें गई तो इसकी बात कर रहे हैं तो 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये 2 सदस्य कौन होते हैं, तो ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। अब बोलेंगे गई कि आंग्ल भारतीय क्या है, तो गई आंग्ल भारतीय वो भारतीय हैं जो कि गई वो अंग्रेज लोग हैं जो कि भारत में रुक गए हैं, भारत की सदस्यता इन्हें प्राप्त है और भारत में ही अब रह रहे हैं। तो इन सदस्यों को, 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ दोनों को। अब इसके बाद देखिए 500, यहाँ पे हमने 530 और 20 क्यों लिखा है, तो देखिए 520 की बात करें तो ये 550 में से पूरे सदस्य तो नहीं आ पाते, सॉरी 520 जो सदस्य 30 सदस्य जो हमने लिखे हैं, ये लिखे हैं गई राज्यों के द्वारा आते हैं। और ये 20 क्यों लिखे हैं, तो गई ये 550 में से ही हमने लिखा है। तो 550 में से गई ये 20 सदस्य की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ये कहाँ से आए गई, राज्यों के द्वारा आए, राज्यों से स्वयं चुनाव करके आए। और 20 सदस्य कहाँ से आए, 20 सदस्य आए केंद्र शासित प्रदेश। हमने देखा ना 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडुचेरी, चंडीगढ़, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। और फिर इसके बाद 2 सदस्य कौन करता है, मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कितने हो गए गाइस, तो देखिए 530 प्लस 20 कितने हो गए, 550 हो गए, और प्लस 2 क्या हो गए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो अब चलते हैं वर्तमान स्थिति देखते हैं दोनों की गाइस। तो देखिए इसमें हमने देखा, ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे कितने मनोनीत किया जाता है गाइस, तो यहाँ पे मनोनीत करने की बात करें लोकसभा में तो 2 करता है राष्ट्रपति मनोनीत, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ 12 सदस्य मनोनीत किया जाते हैं। और इसके बात करें यदि क्वेश्चन आ जाता है गाइस कभी कभी, कुल कितने मनोनीत किया जा, संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो देखिए संसद तो दोनों का पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के बनती है। इसीलिए यदि संसद की बात आती है तो 12 यहाँ के जोड़ेंगे और 2 यहाँ के, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अब देखते हैं अपन वर्तमान स्थिति। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान स्थिति क्या है, तो यदि हम राज्यसभा की बात करें, ये क्या है गाइस, राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में जो हमने बताया था 250 सदस्य थे, तो 250 सदस्य ना आकर के कितने होते हैं, 545 होते हैं। और 545 की बात करें तो देखिए ये 545 क्यों आते हैं, पूरे क्यों नहीं आते हैं, और इसमें 545 में से 233 सदस्य कहाँ से आते हैं, विधानसभाओं से आते हैं। कहाँ से आते हैं, विधानसभाओं से आते हैं, पूरे नहीं आते हैं इसमें, जो कि कितने आने चाहिए थे, 238 आने चाहिए।
और गाइस 12 तो सदस्य जो मनोनीत राष्ट्रपति करता है, वो तो राष्ट्रपति तो पूरा करता है, लेकिन पूरे सदस्य मनोनीत कहाँ से, विधानसभा से 538 ना आकर के 533 आते हैं। अब ये कैसे आते हैं गाइस, और कितने आते हैं किस विधानसभा से, क्योंकि हमने देखा हर राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा से क्या सभी विधानसभाओं से, सभी राज्यों की विधानसभा से क्या समान सदस्य आते हैं 530 में से? तो गाइस बिल्कुल नहीं, इनमें से भी डिफरेंस होता है। किस आधार पर आते हैं तो इनकी बात करें तो ये आते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जिस राज्य की गाइस जनसंख्या जितनी ज़्यादा है वहाँ से उतने ज़्यादा सदस्य आते हैं, ये 530, इसीलिए गाइस ये टोटल समान नहीं है। तो यदि हम बात करें गाइस उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है गाइस, सर्वाधिक है ना, 11 करोड़ के समथिंग है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो गाइस नहीं 19-20 के करोड़ के समथिंग है। तो इतनी सारी जनसंख्या यहाँ पे है, इसलिए गाइस यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 31 सदस्य आते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कितने सदस्य जाते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा से राज्यसभा में, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 सदस्य जाते हैं टोटल विधानसभा के, कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक है ना। इसके बाद देखें बहुत से अलग अलग राज्यों से अलग अलग आते हैं, लेकिन त्रिपुरा की बात करें और गैस मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, तो यहाँ पे समथिंग पे गैस बहुत कम सदस्य जाते हैं, 1-2 सदस्य जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस पाया जाता है। तो 233 जो लिखे हैं ये कहाँ से आते हैं, विधानसभाओं से आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। और एक गई से हमने बताया कि जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार आते हैं, तो 245 जो सदस्य आते हैं ये अभी की जनगणना के अनुसार आते हैं। आप बोलेंगे कि हर 5 साल में, हर जब 10 साल बाद जनगणना होती है, तो क्या हर बार गैस बदल जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये गैस 1971 की जनगणना के अनुसार आते हैं, और 1971 की जनगणना के अनुसार ये सदस्य आते हैं, और इसको स्थगित किया गया था 2026 तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार गाइस यहाँ पे भी यही होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्तमान में कितने सदस्य यदि पूछा जाता है तो 245 है, जो कि 233 वहाँ से और 12 वहाँ से। इसके बाद देखिए लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य आ पाते हैं? क्या ये 552 लिखा है तो 552 पूरे आते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे भी 545, जिस प्रकार यहाँ पे 245 आते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे वर्तमान में सदस्य जो आते हैं वो 545 आते हैं। अब गाइस इसका भी बंटवारा देख लेते हैं। तो गाइस 530 तो कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं, ठीक है। और 13 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो 13 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, ओके। इसके बाद 2 लिखा है हमने प्लस में, तो ये 2 सदस्य आते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और ये आंग्ल इंडिया से आते हैं। कहाँ से? आंग्ल इंडिया किसको बोला जाता है? जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की सदस्यता प्राप्त है। और जो टोटल कितने हो गए? 530 हो गए। तो यहाँ बात करें, यहाँ पे गई कमी किसकी रह गई? इसमें तो आने थे 552, तो कमी रह जाती है यहाँ पे। जिस प्रकार यहाँ पे विधानसभा से 233 आ रहे थे, कमी विधानसभा की थी, राष्ट्रपति तो पूरे मनोनीत कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे भी गई राज्य से तो पूरे आते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आने थे गई? 20 आने थे। कितने वर्णन है? 20 का, लेकिन यहाँ से पूरे नहीं आते हैं, जबकि आ कितने रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 13 सदस्य आ रहे हैं। इसी के कारण यह टोटल कितना रह जाता है? 545 रह जाता है। आई होप गाइस ये आपको संरचना समझ में आ गई होगी लोकसभा एंड राज्यसभा की। आया ना समझ में? आया ना मज़ा? या कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स बना है ना, आप पूछ लीजिए, हम आपका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। चलिए आप देखते हैं दोनों की आयु के बारे में। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या कोई निश्चित आयु होती है? तो गैस बिल्कुल होती है। देखिए आयु की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। सॉरी गैस, हमने 500 बोला, बल्कि सॉरी, इसके लिए 30 सदस्य होनी चाहिए। यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम कम से कम 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। और राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें तो गैस 25 वर्ष होना चाहिए। अब यदि आप इसको याद रखना चाहें तो अब इससे भी रख सकते हैं, क्योंकि गैस प्रधानमंत्री यदि आप बनना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की एज कितनी होती है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री इन दोनों सदनों में से एक बनता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा को।
लोकसभा का, ठीक है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा की हमने मिनिमम आयु कितनी देखी, दोनों में से तो 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो ही आप यदि राज्यसभा के हैं तो 25 वर्ष में बन जाएंगे, कोई बात नहीं। और यदि आप लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं तो 30 वर्ष में, है ना। तो प्रधानमंत्री की एज कितनी होती है, इसीलिए एज रखी गई है 25 वर्ष, ठीक है। देखिए यहाँ का हम बताना भूल गए एक बात आपको कि यहाँ पे जो 530 सदस्य आते हैं, क्या यहाँ पे सभी राज्यों से समान आते हैं? तो गैस यहाँ पे भी यही होता है। जिस प्रकार यहाँ पे 245 सदस्य, जो 233 सदस्य राज्यों से आ रहे थे, विधानसभाओं से आ रहे थे, इनकी संख्या अलग अलग थी, अलग अलग विधानसभाओं की। लेकिन यहाँ पे तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आते हैं। यहाँ पे गैस विधानसभाओं से आते हैं, लेकिन राज्यसभा में कैसे आते हैं गैस? राज्यसभा की बात करें तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू ये विधानसभाओं से आते हैं, लेकिन यहाँ पे विधानसभा से ना करके राज्यों से आते हैं डायरेक्ट। कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। और हर एक राज्य में गई प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा सब कोई मतदान देता है और इनको चुनता है, लोकसभा के सदस्यों को, ठीक है ना। और सबकी गई इसमें भी राज्यों से जो ये लोकसभा सदस्यों की संख्या है, सभी राज्यों में अलग अलग है। कितनी है गई? यदि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 29 सदस्य जाते हैं लोकसभा, 29 सीटें हैं हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की, ठीक है। यदि गई यूपी की बात करें तो यूपी में हमने बताया था, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे राज्यसभा में भी ज़्यादा जाते हैं और लोकसभा में भी ज़्यादा जाते हैं। मतलब कि यदि यूपी की बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? यूपी में राज्यसभा की सीटें हमने 31 बताई थी, और यदि लोकसभा की सीटें बताएं तो यहाँ पे 80 सदस्य जाते हैं, 80 सदस्य सीटें हैं लोकसभा की यूपी की। और मध्य प्रदेश की कितनी है? 29 की हैं। और गई अलग अलग राज्यों में जहाँ की जनसंख्या जितनी कम है वहाँ की सीटें भी उतनी कम है, आप याद कर लीजिएगा। यदि आप इसके संबंधित वीडियो चाहते हैं कि सभी राज्यों का हम आपको याद करवाएं, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का बंटवारा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं आयु के बारे में। तो दोनों की आयु हमने देख ली है। इसके बाद देखिए कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, यदि राज्यसभा की कार्यकाल की बात करें, ये क्या है? ये राज्यसभा है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष होता है। और लोकसभा ये क्या है? ये गाइस सॉरी, ये क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि हम बात करें लोकसभा के कार्यकाल की तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने लाया था, जिसमें इनकी गैस वर्ष कार्यकाल कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था, और गैस 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद ये कब आया था? 1976 के समथिंग पे आया था, ठीक है ना। इसके बाद यदि फिर इसकी 5 वर्ष कब कर दी गई, आप ये बोलेंगे, तो 5 वर्ष कर दी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है ना। 2 साल बाद इनको फिर से इनकी 5 वर्ष एज कर दी गई, सॉरी 5 वर्ष कार्यकाल इनका कर दिया गया। और ये कार्यकाल की बात करें तो इनमें गए कार्यकाल ये होता है, लोकसभा में कार्यकाल की बात करें, ये गए से आपातकाल लगता है। जब आपातकाल कब, कौन सा आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है ना, 352 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे राष्ट्र में आपातकाल लग जाए तो प्लस 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है इनका कार्यकाल। क्या कर दिया जाता है? प्लस 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है यदि कोई देश में संकट है तो। और फिर जब 1 वर्ष होता है और राष्ट्रीय आपातकाल नहीं छूटता है तो पूरा 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। ये कब हुआ था? तो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल जब चीन से युद्ध हुआ 1962 में, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है ना। तो 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए आपातकाल की बात करें तो 3 आपातकाल आपने पढ़े होंगे। कौन से गए? 352 का, 352 के बाद 4 वर्ष 300 अनुच्छेद 352 में वर्णन है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल इसमें है। इसके बाद देखा था आपने कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद यदि इसमें 4 जोड़ते हैं तो 354 में आपने देखा राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। इसके राष्ट्रपति शासन मतलब कि किसी एक राज्य में लगा दिया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपातकाल किस में लगता है? पूरे राज्य में लगता है। इसके बाद यदि 356 4 और जोड़ते हैं इसमें तो कितना आता है? 359 आ जाता है।
जिसके तहत क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है ना, 4-4 साल का अनुच्छेद का गैप है और आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, इस दोनों का यदि हम बात करें, इनको कहा क्या जाता है। यदि राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है गाइस उच्च सदन, स्थायी सदन, मतलब ये स्थायी होता है, और उच्च सदन बोला जाता है ना। और यदि हम लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा को गाइस निम्न सदन बोला जाता है। निम्न सदन के बाद अस्थायी क्यों बोला जाता है, क्योंकि गाइस ये 5 साल बाद खंडित होना ही है ना। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, क्योंकि इससे जनता के द्वारा स्वयं चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, कहाँ से आते हैं यहाँ के सदस्य, तो यहाँ के सदस्य विधानसभाओं द्वारा आते हैं। मतलब विधानसभा के द्वारा कैसे आते हैं, तो विधानसभा में आने विधायक को चुना जाता है कि नहीं चुना जाता, जो कि जनता चुनती है। और जनता जब जिनको चुन लिया जाता है, तो वहाँ का जो मौन मुखिया होता है वो भेजता है कहाँ, राज्यसभा में सीट देता है उसको। तो यहाँ पे इसके द्वारा आए गई, तो इसके में लोकप्रिय सदन इसीलिए नहीं है, और ये लोकप्रिय सदन इसलिए है क्योंकि जनता इन्हें स्वयं चुनती है वयस्क मताधिकार के द्वारा। देखिए, इसका निर्वाचन की बात करें, तो इसका निर्वाचन हमने बताया ना, अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया जाता है। विधानसभा इनको चुन करके भेजती है राज्यसभा में। ये क्या चल रहा है, राज्यसभा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यदि चुनाव की बात करें, तो यह सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा इनका चुनाव होता है, मतलब सीधे जनता यहाँ चुन करके भेजती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, यदि लोकसभा को यदि भंग करने की बात आती है, तो गाइस कौन भंग कर सकता है, तो इसमें भंग करने की बात आए गाइस, तो उसमें किया जा सकता है, राष्ट्रपति इसको अनुच्छेद 85 के तहत इनको भंग कर सकता है। और हमने पहले ही बता दिया कि संसद में यदि दोनों सदनों की बैठक करवाना है, तो कौन करवाता है, राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है ना। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पूरे सदस्यों का वर्णन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉरी, इसको कहाँ लगा। फ्रेंड, अभी हमने क्या देखा, इनमें गई डिफरेंस करके पढ़ा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब इसकी जो मेन बात है, अब हम देखेंगे इसके सभापति कौन होते हैं, उपसभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इनके थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करेंगे दोनों के। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो हमने बताया था आपको कि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 245। इनका एक न एक मुखिया होता है। तो हम अभी देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का मुखिया जो अभी है, राज्यसभा के मुखिया को क्या कहा जाता है, सभापति को ही उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे ही उपराष्ट्रपति कहते हैं, जो वर्तमान में अभी कौन है, बकाया नायडू हैं। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति बकाया नायडू हैं वर्तमान में। और ये कब बने थे गाइस, तो ये बने थे, देखिए, इनको 5 अगस्त 2017 को चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनको सभापति ही क्यों होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति नायडू, मतलब बकाया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ठीक है ना। देखिए, ये रहे हमारे बकाया नायडू, जो कि कब बने थे, 2017 को, 13 अगस्त 2017 को। देखिए, वही बताया हमने कि देश का उपराष्ट्रपति जो होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, देखिए, राज्य का जो सभापति होता है वह क्या सदस्य, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब कि यदि जो राज्य का हमने देखा उपराष्ट्रपति जो हमने बताया सभापति ही होता है, तो वो उसी राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। देखिए, सभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया में सभापति सदन में उपस्थित रह सकता है, वह बोल सकता है उसके बारे में कैसा क्यों हो रहा है और क्या कैसे, ठीक है ना। एवं कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकता है, किंतु गाइस वह मत नहीं दे सकता कि यदि मतदान पढ़ रहे हैं कि ये कोई मतदान पढ़ रहे हैं कि इतने मत में सभापति को हटाना है, तो गाइस उसमें ये हिस्सा नहीं ले सकता, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है ना। अपना भी मत नहीं दे सकता, जैसे चुनाव में देते हैं अपन लोग,
बराबर और गैस मतदान बराबर होने की स्थिति में भी मतदान बोर्ड नहीं दे सकता। माना कि गैस बहुत से आधे लोग बोल रहे हैं कि इसको रख लिया जाए, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं रखा जाए, तो भी गैस यह अपना मत नहीं दे सकता कि हमें रखा जाए। देखिए, राज्यसभा का थोड़ी सा इतिहास के बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि राज्यसभा का गठन कब हुआ है ना, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठित हुई जब 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी में राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को नाम पड़ा। इसका राज्यसभा नाम कब पड़ा, इसको क्या कहते थे पहले, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे राज्यसभा को, ठीक है ना। और इसका नाम पड़ा जो हिंदी में, वो कब पड़ा, 1954 को, 23 अगस्त 1954 को पड़ा, ध्यान रखिएगा इस। जब यह राज्यसभा बनी गई 23 अगस्त 1954 को, तो प्रथम सभापति इसके कौन बने, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने। कौन बने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने। और राज्यसभा के पहले उपसभापति की बात करें तो देखिए, सभापति और सभापति की गैर मौजूदगी में काम कौन करता है, उपसभापति। तो देखिए, राज्यसभा के पहले उपसभापति श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव बने, ठीक है ना। यह 1952 से सीधे 1962 तक रहे, ध्यान रखना, दो बार कार्यकाल रहा। देखिए, राज्यसभा के पहले सभापति जो कि गैस 2 बार कार्यकाल पर रहे, तो वो कौन से हैं, तो वो हैं गैस हामिद अंसारी और गैस राधा कृष्ण, ठीक है ना। तो राधा कृष्ण का हमने देखा, ये कब, इनका कार्यकाल कब रहा, तो 1952 से 1962 तक रहा, ठीक है ना। तो ये 2 बार कार्यकाल, क्योंकि इनका 5 साल का कार्यकाल रहता है, 6 साल का है ना राज्यसभा के हाँ, तो समथिंग पर तो इतना ही रहता है, तो 2 बार रहे ये। और गैस हामिद अंसारी की बात करें तो यह 2007 से 2012 तक है ना। और फिर बाद में देखिए फिर दूसरा कार्यकाल 2012 से आता है इनका, 2017 तक रहा, तो 2 बार यह बने। पहली बार 2007 में बने थे और दूसरी बार 2012 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड, अभी हमने राज्यसभा के सभापति के बारे में देखा, जो कि प्रथम यदि बात करें तो राधा कृष्णन थे। इसके बाद यदि हम बात करें कि अभी कौन है, तो कौन है, बकैया नायडू है। अब पढ़ते हैं गैस राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। राज्यसभा कब बनी, आपको पता चला, मतलब कि 1952 से बनी। और इसका गैस नामकरण राज्यसभा कब पड़ा, तो 1954 में पड़ा। किसके कार्यकाल में पड़ा, तो राधा कृष्णन के कार्यकाल पे, ठीक है ना, क्योंकि 1952 से उनका कार्यकाल शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं उपसभापति के बारे में। तो गाइस, अभी उपसभापति कौन है, अभी भारत के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन है गाइस, हरिवंश नारायण सिंह हैं। आप देख सकते हैं, इनकी इमेज हमने डाली हुई है। राज्यसभा के अपने बीच अपना सभापति चुनती है। तो गाइस, राज्यसभा में जो उपसभापति होता है, तो यह जो उपसभापति कभी भी सभापति के गैस अधीन नहीं होता है, राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है यह, क्योंकि गैस यह मतलब सभापति के अधीन नहीं होता है, उसका वो नहीं होता है, ठीक है ना। यह सीधे राज्यसभा के बारे में ही सोचता है। ये नहीं है कि हम मतलब कि हम ज़्यादातर महत्व सभापति को दें, तो किसको देता है ये महत्व, राज्यसभा के बारे में सोचता है। उपसभापति सदन की कार्यवाही के दौरान प्रथम मत नहीं दे सकता है, वह केवल निर्णायक मत देता है। तो ये उपसभापति जो है, यह अपना प्रथम मत नहीं दे सकता, मतलब कोई भी कानून बन रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, गैस विधेयक पारित हो रहा है, तो यह ये नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यह कब बोलता है, ये निर्णायक मत देता है। यदि सभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, कुछ इस पार्टी के हैं, कुछ इस पार्टी के, विपक्ष होता है, तो ये अपना निर्णायक मत सुनाता है कि नहीं, इस राज्यसभा में जो भी बात होती है कि नहीं अब ऐसा ही होना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह क्या देता है, निर्णायक मत देता है। और जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। तो कब दे सकता है यह, तो जब
जब यह कौन सभापति ना हो, मतलब कि जैसे अभी वर्तमान में कौन है सभापति राज्यसभा के, वेंकैया नायडू, और वो नहीं होंगे तो हरिवंश राय ही गैस सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। और गैस यदि वो हैं तो यह साधारण इंसान, साधारण राज्यसभा का सदस्य के रूप में कार्य करेगी। अब देखते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545 है। और यदि हम अधिकतम की बात करें कि कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो गैस यह 552 तक हो सकती है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसकी 545 है। तो गैस इस 545 में कोई ना कोई सदस्य तो होगा ना जो इसका मुखिया होगा। तो गैस उसी के बारे में अब हम बात करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो गैस अभी वर्तमान में बात करें तो ओम बिरला है। थोड़ी सभा अध्यक्ष की बात करें तो हम 4-5 पॉइंट में अपनी बात खत्म करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा के जो अभी अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, तो इनका हम निर्वाचन देखेंगे, निर्वाचन किस प्रकार होता है, ठीक है ना। निर्वाचन के बाद इनका क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे, कार्य के बाद क्या देखेंगे, इनको किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो इन सब और इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, पहले लोकसभा का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे और बाद में कौन बने। तो इस थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्या क्या हम इन 4-5 पॉइंटों में अपनी बात है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और राज्यसभा के सभापति के बारे में, यही हमने देखा था, यही सब देखा था। यदि हम इस पॉइंटों में रूप में ध्यान रखते हैं कि इनका निर्वाचन क्या होता है, तो हम बहुत लंबे टाइम तक याद भी रख पाएंगे। और हम यदि लिखने को आ जाता है तो यही आप लिख सकते हैं पॉइंट में। क्या लिख सकते हैं, निर्वाचन डाला हेडिंग में, निर्वाचन के बाद क्या डालेंगे आप, निर्वाचन के बाद मेंस में यदि लिखने को आ जाता है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, निर्वाचन डाला और निर्वाचन की क्रियाविधि लिख दी हमने। निर्वाचन के बाद पद से हटाने, पदावधि डाली और पद से हटाने की बात की, ठीक है ना। तो भी हम बहुत अच्छा सा आंसर बड़ा हो जाएगा। एक एक वर्ड हैं, इसके बारे में यदि आपको पता है तो आप यदि टॉपिक वाइज अच्छे से याद करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक याद रह सकता है। पदावधि क्या है, इसके बाद निर्वाचन के बाद इसका कार्य क्या है, इन सब का 4-5 कार्य यदि आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छे से हेडिंग रूप में आप याद रख पाएंगे। चलिए तो देखते हैं इन 3-4 पॉइंटों में बात करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए ये रहे हमारे लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ठीक है ना। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। तो ये गैस कब बने थे ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये 17वीं लोकसभा के चुनाव में 19 जून 2019 को बने, ठीक है ना। ये जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 19 जून 2019 को, तो वो थे ओम बिरला, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मतलब कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे हमारे स्वतंत्र भारत की, 1952 में बने, ठीक है ना। और यदि हम ये अध्यक्ष थे, और M.A.R. उस समय कौन, अयंगार कौन थे, उपाध्यक्ष थे, जो कि भारत के क्या थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और ये थे M. अयंगार, ये थे उपाध्यक्ष। और यदि हम बात करें तो राधा कृष्णन थे राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें। यहाँ पे हमने लोकसभा के अध्यक्ष की बात की, ठीक है ना। जो पहले अध्यक्ष कौन थे, जी.बी. मावलंकर थे। तो राज्यसभा के जो सभापति थे, या फिर आप उपराष्ट्रपति कहें, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो कृष्ण स्वामी थे, राधा कृष्ण स्वामी, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा लोकसभा के बारे में डिफरेंस भी बता दिया और अभी का भी बता दिया। तो अभी कौन थे, अभी कौन है वर्तमान में, ओम बिरला है इसके अध्यक्ष। और यदि आप बोलेंगे कि उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी इसका पद खाली है, क्योंकि उसका टाइम अभी लोकसभा उपाध्यक्ष का जो डेट थी, टाइम था, उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया है। और इसके पहले जो सबसे पहले की बात करें यदि हम, कि सबसे पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार।
यदि हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो इसकी बात करें ये 1952 को हुआ। कब हुआ गाइस? 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया। और इस जैसे हमने बताया था 1952 में राज्यसभा का भी गठन हुआ था, उसका नामकरण किया गया था 1954 में। ठीक है ना। लोकसभा का प्रथम सत्र की बात करें तो यह बुलाया गया 13 मई 1952 को। देखिए गाइस, जो लोकसभा है उसको लोकप्रिय चैम्बर क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी उठता है कि लोकप्रिय सदन बोला जाता है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, जबकि लोकसभा को लोकप्रिय चैन बोला जाता है, लोकप्रिय सदन बोला जाता है। क्यों लोकसभा को इसलिए बोला जाता है? क्योंकि इसके प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है ना, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता ही इन्हें चुनती है, ये 545 सदस्यों को, हर राज्य की जनता। ठीक है ना। जितनी लोकसभा सीटें होती है, जैसे हमारे यहाँ 29 लोकसभा सीटें हैं और यूपी की जनता ज़्यादा है तो वहाँ की सीटें कितनी हैं? 11 हैं, है ना। तो इस प्रकार सॉरी, हमारे यहाँ पे 29 हैं, जबकि गए यूपी की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। देखिए, इनके यदि हम चुनाव की प्रक्रिया की बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है तो ये किस प्रकार किए जाते हैं, तो इसकी डेट करती है फिक्स कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। इसके बाद राष्ट्रपति इनका चुनाव की डेट पड़ता है फिक्स, लेकिन जो लोकसभा के जो सदस्य हैं 545, जो कि जनता के द्वारा चुन के आए हुए हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, यही बहुमत के द्वारा इन्हीं में से जो खड़ा होता है और यही बहुमत के द्वारा उसको चुनते हैं, अपने सदस्य को। ठीक है ना। जबकि राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया की बात करें कि उसके सभापति, जो राज्यसभा का सभापति है, अभी हमने देखा कौन है? वेंकैया नायडू हैं, जिसको उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है, वही होते हैं। ठीक है ना। तो उसका चुनाव कैसे देखा था हमने? तो उसका चुनाव में कौन कौन भाग लेता था? राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन भाग लेते थे उसके चुनाव में। और जबकि हमने लोकसभा का चुनाव देखा तो किस प्रकार होता है? इसके मतलब अध्यक्ष का चुनाव, इसके अध्यक्ष का चुनाव यही लोग करते हैं, लोकसभा के सदस्य लोग करते हैं। जबकि राज्यसभा का चुनाव उसके सदस्य बस नहीं, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के द्वारा उसका चुनाव होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अभी हमने क्या देखा? इसके चयन की प्रक्रिया कि इसका जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का, वो राष्ट्रपति तारीख निश्चित करता है। और चुनाव में कौन भाग लेता है, निर्वाचन कौन करता है? तो बहुमत के द्वारा। इसके जो सदस्य हैं लोकसभा में, जो 545 सदस्य हैं, उसी के द्वारा इनका चुनाव होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हटाने की बात करते हैं। अब इसको हटाया कैसे जा सकता है? तो अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना पर समस्त सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो आगे से 14 दिन पहले बता दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है? जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनके बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। यदि वो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए, तो ही वो हट पाता है। ठीक है ना। उसमें बहुमत होता है, निर्णायक मतलब बहुमत मत डालते हैं कि कोई बहुत सारे जो 545 सदस्य हैं उन्हीं में से यदि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बोलते हैं कि नहीं, हटा देना चाहिए, तो ही हटते हैं। अब देखते हैं आगे। और अभी हमने देखा बहुमत के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और साथ में जब वो बहुमत होता है तो अध्यक्ष अपना प्रथम मत केवल उसी स्थिति में दे सकता है जब उसे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विचाराधीन हो। तो प्रथम मत ये तभी दे सकता है, ये जो हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष, जब उसके बारे में विचार चल रहा हो, बहुमत चल रहा हो कि इसको हटाना है कि नहीं है, तो वो अपने राय दे सकता है इसमें। ठीक है ना। और इसके बाद वरना तो वो निर्णायक मत देता है इसमें, और मत भी दे सकता है और उसमें अपने विचार भी रख सकता है, कार्यवाही में भाग भी ले सकता है तथा अपने प्रथम मत का प्रयोग भी कर सकता है। लोकसभा में मतलब कि जब इसको हटाने की बात चल रही है तो अपने विचार बता सकता है कि नहीं, हमने इस कारण से, यदि आप हटाने की बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम क्या है आपको, और साथ में प्रॉब्लम के साथ साथ आप हमारा गुनाह बताइए, ये भी पूछता है। कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है ना। और अपना मत भी दे सकता है, बता सकता है कहीं उसकी गलती हुई है या गलती नहीं हुई है, गलतफहमी है, तो वो अपनी बात बता सकता है। इसके बाद देखिए, लोकसभा में विघटित होने पर
अपना पद नहीं छोड़ता। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, जब लोकसभा विकसित हो जाती है, मतलब विकसित कैसे हो जाती है, हम देखते हैं 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है कि नहीं होता है ना। राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव चुनाव तो 2 वर्ष में होता है। राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा की बात करें तो, लेकिन उनका कार्यकाल 6 वर्षों में होता है। 1/3 सदस्यों को चुन लिया जाता है 2 वर्ष में, और बाकी रिटायर, मतलब 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और बाकी फिर से चुनाव कर दिया जाता है 1/3 का। फिर से जब उनकी 6 साल रोज हो गई, जितनों की हो गई उनको हटा दिया, दूसरों को मतलब चुनाव हो गया। ये होता है राज्यसभा में। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें तो 5 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। तो ये जब 5 साल बाद जब लोकसभा क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जबकि राज्यसभा कभी विकसित नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि गई से 6 साल का सदस्य सभी 245 सदस्यों का राज्यसभा में, तो 1/3 दो वर्ष में हटा देंगे। हाँ, 1/3 हटा देंगे और बाकी रह जाएंगे। देखिए, यदि हम 3 से इस प्रकार यदि 1/3 करते हैं तो कितना निकलता है, 1/3, तो 3 कितना होता है, 24 होता है। 3 एकम 3, इतने सदस्य क्या होते हैं, चुन लिए जाते हैं हर 2 वर्ष में राज्यसभा में। जबकि लोकसभा में तो पूरे चले जाते हैं। जब पूरे चले जाएंगे, लोकसभा विकसित हो जाएगी, तो भी क्या हो जाता है, उसका लोकसभा के अध्यक्ष का अपना पद पर वो नहीं छोड़ता है, वो बना रहता है। ठीक है ना। लोकसभा की जब तक की बैठक तक पद धारण करता है, जब तक कि नया कोई पद धारण ना करे। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी वर्तमान में इनका पद क्या है, रिक्त है, क्योंकि जो निवर्तमान उपाध्यक्ष थम्बीदुरई का कार्यकाल की बात करें तो 16वीं लोकसभा में भंग हो चुका था, जो कि 25/5/2019 को, मतलब 25 मई 2019 को इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका, और अभी तक इनका कार्य क्या है, खाली पड़ा हुआ है पद। देखिए, उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें कि तो इस पर चुनाव के बारे में बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो उसमें भी हमने देखा था उनका चुनाव कैसे होता था, लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कैसे होता है। तो अध्यक्ष का तो हमने देखा था कि उसका जो लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा उनको चुन लिया जाता है, और राष्ट्रपति इनकी तारीख निश्चित करता था। लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष की तारीख कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते थे। और इसके यदि हम चुनाव की प्रक्रिया देखें तो उपाध्यक्ष का चुनाव की बात करें, क्योंकि हमने चुनाव फिर कार्य देखेंगे, उसमें भी देखा था, तो इनका चुनाव जो होता है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उनका भी चुनाव कैसे, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में जीवन पर्यंत अपना पद धारण भी करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, और बीच में भी इनको हटाया जा सकता है। संसद के दौर, अब इनके कार्य की बात करते हैं। अभी हमने चुनाव की प्रक्रिया देख ली, अब देखते हैं इसका कार्य। जैसे उसमें हमने उनका गण पूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या था, गण पूर्ति करना और अध्यक्षता करना, और साथ में हमने देखा था क्या था, निर्णायक मत देना, और कोरम व्यवस्था, अपने गण पूर्ति कोरम व्यवस्था देखी थी, है ना। तो ये वगैरह था। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो इनका कार्य क्या होता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे हमने देखा तो यही लोकसभा का अध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष की क्या जरूरत है। तो इसका कार्य होता है, जब कभी उपाध्यक्ष क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो वो है उपाध्यक्ष पीठासीन होता है, तो उसके पद पर कौन कार्य करता है, उपाध्यक्ष करता है। इसी प्रकार हमने राज्यसभा में देखा था कि जब राज्यसभा में जो सभापति अनुपस्थित होता है, तो उसका कार्य कौन संभालता है, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है ना, जो कि M.A. नारायण अभी थे, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद देखिए, उपाध्यक्ष में अधीनस्थ नहीं होता है। यह उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके पहले हमने राज्यसभा के बारे में देखा था कि उसमें जो उपसभापति होता है, तो वो क्या राज्यसभा के सभापति पर क्या अधीनस्थ होता है, तो बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार ये भी जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि वह संसद के प्रति
उत्तरदायी होता है। संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर क्या होता है, उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार राज्यसभा में हमने देखा था वो भी किसके प्रति उत्तरदायी था, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी था। जबकि इसका उपाध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति होता है। इसके बाद देखिए 11वीं लोकसभा में इस सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी का दल एवं उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो। कौन सा हो, 11वीं जो लोकसभा में एक सहमति बनी कि जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, सत्ताधारी दल से होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा, एक मुख्य विपक्षी दल से हो। एवं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद धारण करने पर के समय को अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। आप ये ध्यान रखना, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है जब ये पद धारण करते हैं, जैसे सभी लोग होते हैं तो राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है, मंत्रिपरिषद को, तो इसी प्रकार इसमें कोई शपथ की व्यवस्था नहीं है। तो देखिए अभी हमने लोकसभा का अध्यक्ष देखा, उपाध्यक्ष देखा, ठीक है ना। उनका हमने कार्य देखा दोनों का कि जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालता है, देखता है। और लेकिन ये उपाध्यक्ष जो होता है ये इस पर उत्तरदायी ना हो करके संसद पर उत्तरदायी होता है, हमने ये भी देखा। इसके बाद देखते हैं अपन सामयिक अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। ये कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं। ये लोकसभा के भी अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के बाद इनका कार्य होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है राष्ट्रपति। खुद प्रोटेम स्पीकर को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। जबकि हमने देखा था उसमें शपथ की कोई व्यवस्था नहीं थी लोकसभा अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष में। इसके बाद इनको शपथ दिलाता है। और क्या होता है, वह लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। तो लोकसभा में जो पहली बैठक की जाती है, जो चुनाव होता है लोकसभा में 5 साल में होता है ना, तो उसमें जो पहला अधिकारी होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। कौन, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। और इसका कार्य क्या होता है, जो सदस्य है उनको शपथ दिलवाना। और जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है, मतलब जब तक ये लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तब तक ये कार्य करता है, ठीक है ना। और जब ये लोकसभा अध्यक्ष नया चुन लिया जाता है तो इसका कार्यकाल स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर की बात समझ में आई आपको, क्या है इसके बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब चुनाव होने वाले होते हैं लोकसभा के, तो उस समय क्या होता है, दोनों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या हो जाते हैं, उनका कार्य मतलब लोकसभा भंग हो जाती है। उस स्थिति में फिर जो लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य मतलब काम वाम करना, राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ये क्या करता है, अन्य अधिकारियों को, मतलब पहली बैठक में पीठासीन होता है, ये स्वयं अधिकारी के रूप में होता है। और इसका कर्तव्य क्या होता है, सदस्यों को शपथ दिलवाना। और जब इस लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो इसका कार्य स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ये मेंबर कहाँ का था, तो ये लोकसभा का ही रहा होगा, लोकसभा का ही है होता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज़ गाइस एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि हमारी कमी कहाँ रह गई है, जिससे हम नेक्स्ट बार आपके अनुसार हम अच्छे से वीडियो ला सकें। सो गाइस कल हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आज हम एक वीडियो लंबा चला गया है, एक समथिंग पर 1 घंटे का हो जाएगा, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे भारतीय संसद के बारे में, जिससे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं।